नमस्कार। एएनबी न्यूज देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनप्रीत कौर और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम उत्तर भारत में कोल्ड अटैक। शुरुआत करेंगे। राजधानी दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में शीतलहर और कोहरे का प्रकोप शुरू हो गया है। लगातार तापमान गिर रहा है। कुछ इलाकों में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री के आसपास पहुंच चुका है। ऐसे में कई प्रदेशों में स्कूलों को बंद रखने के आदेश जारी कर दिए हैं। एक और जहां साल के आखिरी हफ्ते में कड़ाके की ठंड के बीच सैलानी घूमने निकल रहे हैं, तो दूसरी ओर बुजुर्गों और बच्चों की सेहत को लेकर भी चिंता रहती है। ऐसे में आने वाले हफ्ते में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा सेहत को लेकर क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ 3 खास मेहमान भी चर्चा पर जुड़ेंगे। राजधानी दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में शीतलहर और कोहरे का प्रकोप शुरू हो गया है। लगातार तापमान गिर रहा है। कुछ इलाकों में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री के आसपास पहुंच चुका है। ऐसे में कई प्रदेशों में स्कूलों को बंद रखने के आदेश जारी कर दिए हैं और एक साल के आखिरी हफ्ते में कड़ाके की ठंड के बीच सैलानी घूमने निकल रहे हैं, तो दूसरी ओर बुजुर्गों और बच्चों की सेहत को लेकर भी चिंता रहती है। ऐसे में आने वाले हफ्ते में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा सेहत को लेकर क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इस पर भी चर्चा करेंगे। राजधानी दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में शीतलहर और कोहरे का प्रकोप शुरू हो गया है। लगातार तापमान गिर रहा है। कुछ इलाकों में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री के आसपास पहुंच चुका है। ऐसे में कई प्रदेशों में स्कूलों को बंद रखने के आदेश जारी कर दिए हैं। एक और जहां साल के आखिरी हफ्ते में कड़ाके की ठंड के बीच सैलानी घूमने निकल रहे हैं, तो दूसरी ओर बुजुर्गों और बच्चों की सेहत को लेकर भी चिंता रहती है। ऐसे में आने वाले हफ्ते में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा सेहत को लेकर क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इस पर भी चर्चा करेंगे। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ चुके हैं। सुंदरम तिवारी जो मौसम वैज्ञानिक हैं, और साथ ही हमारे साथ डॉक्टर रजनीश श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं जो सहारा हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसके अलावा डॉक्टर HK खरबंदा हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो चंडीगढ़ में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम मौसम वैज्ञानिक सुंदरम तिवारी जी के पास चलेंगे। तिवारी जी, आजकल ठंड जो है लगातार बढ़ती जा रही है। ठंड का प्रकोप पूरे उत्तर भारत में देखा जा रहा है। आगे किस तरह का मौसम रहने वाला है? जी, अभी कुछ दिन जैसा कि मौसम की जानकारी प्राप्त हो रही है कि अभी कुछ दिन तक ठंड बढ़ने वाली है, ठंड बढ़ने वाली है। उसको लेकर राज्य सरकारों को एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है और सरकारों ने एहतियातन जो तैयारियां होती हैं, जो लोग सड़क किनारे रह रहे हैं और जो लोग स्टेशन पे ट्रेन वगैरह पकड़ने जा रहे हैं, उनके लिए सरकार ने अलाव की व्यवस्था भी करी है। और हर राज्य सरकार ने अपने अपने जिले के हिसाब से सभी डीएमओ को निर्देश दिया है कि एक अलाव की व्यवस्था भी करी है। और ऐसे जो जो बेसिक तैयारियां होनी चाहिए मेरे हिसाब से लगभग सरकारों ने करी है, क्योंकि अभी ठंड कुछ दिन और पड़ने वाली है। इसको देखकर सरकार ने अपनी अलग अलग तरीके से तैयारियां करी है। जी तिवारी जी, आगे किन किन राज्यों में सबसे ज्यादा मौसम खराब होने की संभावना है और किन किन राज्यों में सबसे ज्यादा बारिश हो सकती है? जैसा कि बात करें तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल पहाड़ी क्षेत्रों में अभी मौसम खराब होने की अधिक संभावनाएं हैं। तो उसको देखकर भी जो एडवाइजरी है सभी राज्य सरकारों को मौसम विभाग की तरफ से जारी कर दी गई हैं और जो भी एहतियातन तैयारी होनी चाहिए उसके लिए भी लगातार एडवाइजरी जारी कर दी गई। जी, डॉक्टर रजनीश श्रीवास्तव जी के पास चलेंगे। डॉक्टर रजनीश जी, मौसम लगातार खराब होता जा रहा है, लगातार ठंड बढ़ती जा रही है और ठंड को लेकर कहीं ना कहीं बीमारियां लगने का भी बहुत ज़्यादा रहता है, तो इसके लिए लोगों को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? जी बिल्कुल, ठंड में सभी तरह की बीमारियां बढ़ती हैं जो रेस्पिरेटरी से रिलेटेड होती हैं। सर्दी, जुकाम या जो सीजनल फ्लू इन्फेक्शंस और तरह तरह के और भी इन्फेक्शन सामने बढ़ते हैं। तो जिन लोगों को पहले से की बीमारी है, जैसे सीओपीडी, एस्मा है, उनको स्पेशली मौसम में सतर्क से ठंड से बचाव करना चाहिए। घरेलू जगह जाने से अवॉइड करें या मास्क का प्रयोग करें
कुछ वैक्सीन आती हैं जो हम साल में एनुअली ले सकते हैं, इन्फ्लुएंजा से रिलेटेड वैक्सीन, जो हमारी इन्फ्लुएंजा और H1N1 दोनों से बचाव करती हैं। इसी तरह कुछ निमोनिया की वैक्सीन भी आती हैं और भी वैक्सीन आती हैं। तो जो एडल्ट वैक्सीन होती हैं, इस बारे में थोड़ी अवेयरनेस लोगों को कम है, बट बच्चों ही बड़ों में भी कुछ वैक्सीन उपलब्ध है जो हमें इन्फेक्शियस डिजीज से बचा सकती हैं। तो जिन लोग प्रीडिस्पोज हैं, जैसे जिनको बीमारियां हैं पहले से, एस्मा, सीओपीडी या हार्ट या लिवर या किडनी डिजीज, तो उनको ये वैक्सीन भी लेनी चाहिए जिससे उनको इन्फेक्शन होने के खतरे कम। डॉक्टर एचके के पास चलेंगे। डॉक्टर एचके जी, सर्दी में सबसे ज्यादा किस बीमारी के होने के लक्षण होते हैं, कि सर्दी का सबसे ज्यादा असर किस पर पड़ता है? सर्दी में वायरल इन्फेक्शन होता है। अगर आप सुबह शाम सैर पे निकलते हैं तो सभी वायरस इसमें, बिकॉज एक्सपोजर टू कोल्ड एयर या ड्राफ्ट ऑफ कोल्ड एयर होता है, तो छाती, नाक और नाक से ऊपर सिर की तरफ साइनस, ये सारे रोग बहुत ज्यादा हो जाते हैं। और अगर कोई अस्थमा अटैक वाले, जो अस्थमा के प्रॉपर मरीज हैं, उनको भी सांस लेने में तकलीफ हो जाती है। सर, इसके लिए क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि इसका कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा असर बुजुर्गों पर ज़्यादा पड़ता है और बच्चों पर भी सर्दी का ज़्यादा असर पड़ता है, और कहीं ना कहीं बुजुर्गों को दिल की बीमारी जैसे लक्षण भी होते हैं। जी बिल्कुल, सर्दियों में हार्ट अटैक के केसेस बढ़ जाते हैं और खासकर ये सुबह के वी आवर्स में होते हैं। सुबह 2 से लेकर सुबह 6 बजे तक। इस दौरान टेम्परेचर कम होने की वजह से खून थोड़ा सा जमावट होती है, तो उसकी वजह से ये तकलीफें ज्यादा होती हैं। तो इसमें जो परहेज है, बच्चों और बुजुर्गों को आम एडल्ट से एक लेयर ज्यादा पहननी चाहिए। लेयर्स में क्लोथिंग रखें, छाती ढकी रखें, सिर ढका रखें, और सुबह और शाम सैर करने की बजाय दोपहर को सैर पे जाएं। तो इंडोर रहें ताकि टेम्परेचर वार्म रहे। हीटर्स का इस्तेमाल करें। इन सब चीजों का अगर आप इस्तेमाल करेंगे, एहतियात रखेंगे और अपनी रूटीन की दवाइयाँ और डॉक्टर के पास चेकअप, यदि कोई तकलीफ हो तो ये मत सोचिए कि अपने आप ठीक हो जाएगी, आवश्यक जांच के लिए जरूर जाएं। तो इन सब एहतियातों से आप स्वस्थ रह सकते हैं। जी, सुंदरम तिवारी जी के पास चलेंगे। तिवारी जी, अगर हम मौसम की बात करें तो पंजाब की बात करें, पंजाब हरियाणा में कोहरे की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा कोहरा भी पड़ने लगा है, जिससे कहीं ना कहीं अब लोगों को भी समस्या आने लगी है। तो कब तक रहेगा ये कोहरे का सिलसिला? से अभी तक ये 10 दिन रहने वाला है। दरअसल जो पंजाब हरियाणा जहाँ पर AQI बिगड़ा हुआ है, वहाँ पर कोहरे के साथ साथ जो पॉल्यूशन है उसकी वजह से आपको कोहरा अत्यधिक देखने को मिलता है। जैसे दिल्ली की बात करें तो आप लगभग पिछले अगर 1 महीने से लगातार पीछे भी आप जाएंगे तो आपने देखा होगा पूरे दिल्ली में एकदम धुंध छाया रहेगा। तो जो AQI जहाँ जहाँ पर खराब है वहाँ की स्थिति और भी, क्योंकि प्रदूषण से खराब होती है, उसकी वजह से और भी दिक्कतें अभी लगभग 10 दिन और रहने वाली हैं, ऐसा जानकारी प्राप्त हुई। दिल्ली की बात करेंगे सर, दिल्ली में मौसम को लेकर क्या कुछ अपडेट है? आज जैसे मैंने दिल्ली में बताया कि आपको भी पता है कि AQI कहीं पे 300, 400, 500 तक गया है। तो उस हिसाब से अभी जो मौसम के हिसाब से जानकारी प्राप्त हो रही है कि लगभग 10 दिन ऐसे ठंड और कोहरा रहने वाला है। लोगों के लिए भी कोई गाइडलाइन जारी है, क्योंकि दिल्ली में भी काफ़ी ज़्यादा धुंध देखने को मिलती है और कहीं ना कहीं इससे एक्सीडेंट होने की भी संभावना बनी रहती है। तो लोगों के लिए भी कुछ गाइडलाइन जारी की गई है मौसम? जी बिल्कुल बिल्कुल। अभी दिल्ली सरकार ने, जैसे आपको पता ही, 21 सदस्यीय टीम भी इसको लेकर दिल्ली सरकार ने बनाई हुई है। लोगों के लिए भी एडवाइजरी जारी करी है कि लोग निकलें, मास्क लगा के निकलें। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि वैक्सीनेशन करवा सकते हैं, मास्क लगा सकते हैं, हेल्दी डाइट ले सकते हैं। इस तरह से गाइडलाइन दिल्ली सरकार ने और अलग अलग राज्य सरकारों ने आम जनमानस के लिए जारी कर रखी है। सर, हिमाचल के मौसम की बात करेंगे। हिमाचल के मौसम को लेकर क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि हिमाचल के कई राज्यों में कोहरा भी पड़ रहा है और कहीं ना बहुत ज़्यादा बारिश भी हुई है। जी, अगर जो ये सब आपको बदलाव, बारिश अचानक और कोहरा, ये सब देखने को मिल रहा है, ये पर्यावरण असंतुलन के कारण है, जो एनवायरमेंट क्लाइमेट चेंज हम लोग बोलते हैं। इसकी वजह से ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उनमें ये चीज़ें अभी फिलहाल में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही हैं, और जो अनुमान है कि लगभग 4-5 दिन ऐसे ही कुछ उत्तराखंड, हिमाचल और पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाला है।
पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों के लिए या जो हिमाचल की तरफ रुख करते हैं सैलानी, अक्सर छुट्टियों का टाइम है, जनवरी दिसंबर है, बच्चों की भी छुट्टियां चली हुई हैं, तो काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं घूमने के पर्पस से हिमाचल की साइड को रुख करते हैं, तो उनके लिए कोई गाइडलाइन जारी की गई है? बिल्कुल उनके लिए गाइडलाइन जारी की गई हैं कि जैसे जो जितने भी ऊपर वाले क्षेत्र हैं, ऊपर पहाड़ी वाले क्षेत्र हैं, उनमें भी ट्रैफिक पुलिस हो या चाहे अपना सूचना मंत्रालय हो, सभी को गाइडलाइन जारी की प्रयास किया जाए कि कम से कम लोग पहाड़ी क्षेत्रों में आए। जिससे क्या हो रहा है कि लंबे जाम भी लग रहे हैं और बारिश होने की वजह से पहाड़ भी गिरने का खतरा है और धुंध होने की वजह से रोड पे पहाड़ क्षेत्रों में ज्यादा क्लियरिटी नहीं रहती, इस तरह से एक्सीडेंट वगैरह के भी ज्यादा खतरा रहते हैं। इसको लेकर भी राज्य, जैसे मैंने आपको बताया कि राज्य सरकारों को प्रॉपर गाइडलाइन जारी कर दी गई हैं और सरकारें उसको हर डिस्ट्रिक्ट वाइज इम्प्लीमेंट कराने का भी प्रयास कर रही हैं। जी, डॉक्टर रजनीश जी के पास चलेंगे। डॉक्टर रजनीश जी, मौसम लगातार ख़राब चल रहा है, कई राज्यों में काफ़ी ज़्यादा कोहरा देखने को मिल रहा है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी मौसम ख़राब है, चाहे हिमाचल की किसी भी राज्य की बात करें तो ठंड के बढ़ने के कारण। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें कोरोना की थर्ड स्टेज की, तो कोरोना भी कहीं ना कहीं दिख रहा है। तो क्या आप लोगों को इसके बारे में बताना चाहेंगे कि कैसे इससे बचा जा सकता है? जी, रिसेंटली एक नया वेरिएंट भी देखने में आ रहा है, JN.1 वेरिएंट। तो इसके केसेस बढ़ रहे हैं मेनली साउथ के स्टेट्स में, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक और अदर स्टेट्स में, जिसकी वजह से नंबर ऑफ कोविड केसेस बढ़ रहे हैं। तो इसके बारे में बहुत पैनिक होने की नीड नहीं है, बट हाँ, ये वेरिएंट में बहुत सारे म्यूटेशन हैं, लगभग 30 म्यूटेशन हैं उसके स्पाइक प्रोटीन में, जिसकी वजह से ये हमारी इम्यूनिटी को इवेड कर सकता है, मतलब हमारे प्रतिरोधी तंत्र से चकमा दे सकता है, प्लस इसकी इन्फेक्टियसनेस भी ज़्यादा है। तो इसके वजह से ये बहुत तेजी से फैल सकता है, बट अभी तक ऐसा कोई एविडेंस नहीं आया है जो ये बताए कि ये सीवियरिटी इसकी ज़्यादा है, क्योंकि ये जो वेरिएंट है ये ओमिक्रॉन का ही एक सब वेरिएंट है। जैसे हम जानते हैं कि डेल्टा वेरिएंट जो आई थी वो बहुत खतरनाक थी, बट ओमिक्रॉन वाला इतना खतरनाक नहीं था, माइल्डर वेरिएंट है। तो ये ओमिक्रॉन का ही सब टाइप है, तो मोस्ट प्रॉब्ली एक माइल्डर वेरिएंट ही होगा। तो इसमें बीमारी गंभीर नहीं होगी, बट हाँ तेजी से फैलेगी, इसलिए आने वाले कुछ दिनों में नंबर ऑफ केसेस बढ़ने की संभावना है दोनों वजहों से, क्योंकि वायरस भी फैलेगा, प्लस टेस्टिंग को भी सरकारें बढ़ा रही है अपने स्तर पे सर्वेलेंस के लिए। तो टेस्टिंग भी बढ़ेगी और वायरस भी फैलेगा, इसलिए आने वाले समय में जो नया वेरिएंट है JN.1 या ओवरऑल कोरोना के केसेस बढ़ने की संभावना है। डॉक्टर रजनीश जी, जो कोरोना का नया वेरिएंट आया है और इसमें बात कर इसके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये कोरोना का जो नया वेरिएंट है ये उसके लक्षण है? जैसे ये मैंने बताया कि ओमिक्रॉन का ही सब वेरिएंट है, तो इसके लक्षण ओमिक्रॉन जैसे ही माइल्ड सिम्टम्स होंगे, जैसे सर्दी, जुकाम, नाक बहना, छींक आना, फीवर आना, खांसी आना, जो माइल्ड सिम्टम्स अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होते हैं वही होते हैं। बहुत ज्यादा सीवियरिटी इस बीमारी की अभी तक नहीं पाई गई है, लेकिन जो लोग पहले से गंभीर रोग से ग्रस्त हैं, जैसे उनको एस्थमा है, COPD है, या क्रॉनिक लंग डिजीज है, लिवर डिजीज है, किडनी डिजीज है, उनमें ये गंभीर हो सकता है, उनमें खतरनाक हो सकता है। तो ऐसे लोगों को डेफिनेटली सावधानी प्रिकॉशंस लेने की आवश्यकता है। उसके साथ ही साथ जो बुजुर्ग हैं, 60 साल के ऊपर के जो सिटीजन हैं, उनको इसके लिए सतर्क रहने की आवश्यकता है। तो अगर वैक्सीन आपने नहीं लगवाई है तो वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए, एटलीस्ट 2 डोजेज। भीड़ भाड़ वाली जगह मास्क का प्रयोग करें, या ना जाएं, किसी क्लोज जगह जा रहे हैं तो मास्क का प्रयोग करें। डेफिनेटली बाहर से आके हाथ को सैनिटाइज करें, हाथ को धोएं। तो जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो डेफिनेटली फॉलो करें, स्पेशली जो बुजुर्ग है या जो प्रेडिस्पोज, जो लो इम्यूनिटी के लोग हैं उनको। जी, डॉक्टर HK के पास चलेंगे। डॉक्टर HK जी, कोरोना का जो थर्ड वेरिएंट है उसके लक्षण की बात करें, आजकल ठंड का मौसम है तो सर्दी, जुकाम, खांसी होना, गला दर्द, ये नॉर्मल बातें हैं। तो अगर आज की डेट में किसी को खांसी, जुकाम या सर दर्द होती है तो इसके लिए नॉर्मल, जो कई बार नॉर्मल मेडिसिन भी ले लेते हैं जिससे ये ठीक हो जाता है, क्या अगर इस कंडीशन में जैसे कोरोना की थर्ड स्टेज आई है और अगर किसी को खांसी, जुकाम, सर दर्द हो जाता है तो इसके लिए अस्पताल जाना या टेस्ट करवाना कंपलसरी होगा? इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। जी। देखिए, ये JN.1 वेरिएंट है, ये ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है, म्यूटेटेड वेरिएंट है, लेकिन जितने भी ओमिक्रॉन के वेरिएंट देखे गए हैं वो मुंह से एंटर करने के बाद ऊपर की ओर जाते हैं, सिर की ओर जाते हैं। तो ये घातक नहीं होते हैं, ना ये परेशान करते हैं ज्यादा। आम खांसी, जुकाम और बुखार वाले सिम्टम्स ही आते हैं, जैसे आम कॉमन कोल्ड के सिम्टम है वही इसके सिम्टम है। सिर्फ और सिर्फ इसमें जो बहुत बुजुर्ग हैं या जिनकी किसी कैंसर की दवाई चल रही है
या जिनको कोई हार्ट अटैक या कुछ किडनी के रोगी हैं, सिर्फ उनके अलावा और किसी को कोई खतरे वाली बात नहीं है। हॉस्पिटलाइजेशन ये नहीं करेगी, ना ही वेव आएगी। तो इसलिए हम सबको एहतियात जरूर बरतना चाहिए। जैसे कि कई पंजाब और चंडीगढ़ में भी एडवाइजरी जारी हो गई है, यदि किसी मरीज ने अस्पताल जाना है तो उन्हें मास्क लगा के ही ओपीडी में जाना पड़ेगा, और ओपीडी में सभी डॉक्टर्स को भी मास्क लगाने की हिदायतें दे दी गई हैं। तो सिर्फ और सिर्फ एहतियात बरतने की आवश्यकता है, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो वेरिएंट है ये फेफड़ों में नहीं आता। अगर फेफड़ों में नहीं आता तो निमोनिया नहीं करता, इसलिए इससे डेथ रेट नहीं आएगा। हाँ, एक बात और, दवाएं खुद न लें, दवाएं आप डॉक्टर की सलाह से ही लें, ये आवश्यक है। लोग सेल्फ मेडिकेशन कर लेते हैं और उससे केस कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं। यदि एक हफ्ते तक आपका जुकाम, खांसी, बुखार न ठीक हो तो कहीं घबराने की बात है, अदरवाइज कोई घबराने की बात नहीं। जी डॉक्टर एचके जी, जो थर्ड वेरिएंट आया कोरोना का, इससे लोगों को कितना सतर्क रहने की जरूरत है? क्या सरकार को पहले से ही इसके बारे में कोई गाइडलाइन जारी कर देनी चाहिए? क्योंकि पिछले 2 स्टेज की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा इसके कारण लोगों को भय हुआ था, काफ़ी ज़्यादा परेशानियां लोगों को उठानी पड़ी थी। हालांकि अगर किसी के सामने कोई छींक भी रहा है तो लोगों को लगता था कि शायद इसे कोरोना है। तो ऐसी कोई स्थिति दोबारा से उत्पन्न हो तो इसके लिए क्या सरकार को गाइडलाइन शुरुआती तौर से जारी करनी चाहिए? नहीं, सरकार को तैयारी कर लेनी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि ये सब वेरिएंट ओमिक्रॉन का है। तो ओमिक्रॉन बिल्कुल भी कहीं घातक नहीं है। मैं बार बार वही आपको बता रहा हूँ कि बिना पैनिक की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मास्क जैसे एहतियात बरत लें, इतना ही बहुत है। इससे ज्यादा कोई आवश्यकता की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो वेरिएंट है ये मुंह में घुसने के बाद सिर की तरफ, साइनसेस की तरफ चला जाता है। तो ये सिर्फ 3-4 दिन, 5 दिन आपको खांसी जुकाम देगा और अपने आप ठीक हो जाएगा। सेल्फ लिमिटिंग वायरस है, इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं। हॉस्पिटलाइजेशन नहीं होगी। घबराने की आवश्यकता जिन कैटेगरी के मरीजों की है वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। जिनका कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, जिनको कोई कोमॉर्बिडिटी है, हार्ट अटैक है, किडनी के मरीज है, कैंसर के मरीज है, या 85 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं, तो उनको एहतियात बरतने की आवश्यकता है। बाकी सारी जनता आराम से रह सकती है। एहतियात हमेशा ही बेटर होती है। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। जी सर, बच्चों को इससे बचाने के लिए बच्चों के लिए कितना जरूरी है सावधानी बरतने के लिए? बच्चों के लिए कोई सावधानी की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ सर्दी से बचाने की जरूरत है। एक एक्स्ट्रा क्लोथिंग बस इतना रिक्वायर्ड है बच्चों में। बच्चों में कोई इसमें रिस्क नहीं है, ना ही बच्चों को वैक्सीन की आवश्यकता है। और जो वैक्सीन पहले भारतीयों को लगी हुई है वो कारगर हैं इस वेरिएंट के खिलाफ। तो इसलिए पैनिक से बचें, घबराएं नहीं, अफवाहों से बचें। एहतियात बरतने में कुछ आता ही नहीं है हमारा। जी डॉक्टर रजनीश जी, जैसे अभी आपने डॉक्टर एचके को भी सुना है, डॉक्टर एचके का कहना है कि अभी इतनी ज़्यादा ये जो थर्ड वेरिएंट की स्टेज है इतनी ज़्यादा हावी नहीं है। क्या कहेंगे सर आप? जी, एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि बच्चों को ना अंदर कंटेन करना बड़ा मुश्किल है। तो बच्चे बाहर जाएंगे, खेलेंगे, तो जब वो बाहर से आ रहे हैं तो एक बेसिक जो कोविड अप्रोप्रिएट वे हैंड वॉशिंग के लिए उनको इनकरेज करें, या सैनिटाइज करें, हाथ धोएं। बाहर जाते समय उनको अच्छे से कपड़े पहना है, गर्म कपड़े, जिससे उनको ठंड न लगे। और साथ ही साथ अगर बच्चों में सिम्टम आ रहे हैं, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं तो बहुत क्लोजली आपस में इंटरेक्ट करते हैं, तो एक बच्चे से दूसरे बच्चे बहुत तेजी से फैलता है। तो अगर आपके बच्चे को बुखार आ रहा है तो बेटर है कि उसको 4-5 दिन स्कूल ना भेजे। टीचर्स और स्कूलों को भी ये समझने की आवश्यकता है, क्योंकि केसेस बढ़ रहे हैं। तो अगर किसी बच्चे को फीवर है तो उसको अभी स्कूल ना भेजे, जिससे वो तेजी से दूसरे बच्चों को ना फैले। जी डॉक्टर रजनीश जी, दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा लोगों की पॉपुलेशन है। अलग अलग राज्य से लोग दिल्ली में आते हैं, किसी भी पर्पज़ से दिल्ली में आकर रह रहे हैं। तो वहाँ पे क्या दिल्ली की सरकार को इसको लेकर थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए या कोई गाइडलाइन जारी करनी चाहिए समय रहते? सरकारों ने ऑलरेडी इस पर एप्रोप्रिएट एक्शंस ले लिया। तो सबसे पहली जो जरूरत है इस समय वो है सर्वेलेंस की, क्योंकि अभी हमें इसको ऑब्जर्व करना होगा कि वायरस कैसा है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि माइल्ड होगा, लेकिन रियली में सर्वेलेंस की आवश्यकता है कि ये वायरस कितना सर्कुलेट कर रहा है, इसका बिहेवियर कैसा है, ये लोगों को कितना अफेक्ट कर रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले नीड है टेस्टिंग को बढ़ाने की, क्योंकि अभी हमारे यहाँ कोविड टेस्टिंग कम हो रही थी।
तो सरकारों ने इसलिए अपने स्तर पर कदम ऑलरेडी ले लिया है, टेस्टिंग बढ़ाने की ऑलरेडी गाइडलाइंस आ चुकी है। तो सबसे पहले टेस्टिंग बढ़ाएंगे जिससे हमें अब एक्चुअल फिगर का पता चले कितने केसेस हैं, प्लस उन केसेस का बिहेवियर कैसा रह रहा है। मोस्ट प्रॉब्ली ये माइल्ड वेरिएंट होगा, इसमें हॉस्पिटलाइजेशन नहीं होंगे, इसमें डेथ नहीं होंगे या कम से कम होंगे, तो इसलिए इसमें पैनिक करने की नीड नहीं है। लेकिन हाँ, सर्वेलेंस, टेस्टिंग, आइसोलेशन और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, एटलीस्ट इतना चीजें करने की आवश्यकता है। जानकारी साझा करने के लिए आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदरम तिवारी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर रजनी श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर HK खरबंदा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ इस प्रोग्राम में इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।